अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा तीसरा लेक्चर है फॉर IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लास्ट लेक्चर तक हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू होने वाली डेप्रिसिएशन और उसके मुताबिक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नेट बुक वैल्यू निकालनी सीख ली थी। आज जिस तरीके से हम डेप्रिसिएशन निकालना शुरू करेंगे, जिस टॉपिक पे हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और इसको वेटेड एवरेज मेथड भी कहा जाता है। तो एग्जामिनर इन तीनों में से कोई भी नाम यूज कर सकता है व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चनिंग दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर वो नाम यूज नहीं करता तो वो आपको हिंट देगा बाकायदा कि आप कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड यूज कर रहे हैं। हम जब इस पर सवाल करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे, किट सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता क्या है आखिर, और ये किस अप्रोच पे चलता है, आज इस पे वर्किंग कर लेते हैं। अंडर दिस अप्रोच या अंडर डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्रोच, we charge more depreciation in the early years of an asset's life with a progressively lower charge in each subsequent year. The depreciation charge each year is a fixed percentage of the net book value or written down value at the end of the previous year. The depreciation charge will be calculated as follows. खैर, ये कैलकुलेट कैसे होता है इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये कह क्या रहा है, ये अप्रोच कैसे काम करती है, जरा पहले ये समझ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, आप जब कोई नया एसेट खरीदते हो तो उसकी इनिशियल लाइफ में, उस एसेट की इनिशियल लाइफ में आप ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली वो डेप्रिसिएशन कम होती रहती है। एक वक्त आ जाएगा कि डेप्रिसिएशन इतनी कम हो जाएगी कि शायद आपके लिए नेग्लिजिबल हो जाए, लेकिन ये डेप्रिसिएशन कभी भी जीरो नहीं होती। मतलब 0.00001 हो जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं होगी। आप उसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते जब तक कि आप एसेट अपना बेच नहीं देते। और समझिएगा ऐसा क्यों होता है। देखो बच्चा, मुझे एक बात बताओ, काफी रियलिस्टिक अप्रोच है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आप जब एक नई गाड़ी खरीदते हो तो इनिशियली उसकी एफिशिएंसी बेहतरीन होती है, उसका जो क्या कहते हैं, उसकी जो कैपेसिटी होती है बेहतरीन होती है, तो गाड़ी बेसिकली इफेक्टिवली चल रही होती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जितने साल वो गाड़ी इस्तेमाल होती रहती है तो उस पर वेयर एंड टेयर लगता है, और फिर उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो ज़्यादा लंबा आप उसको चला भी नहीं सकते। तो बेसिकली होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की इफेक्टिवनेस जो है वो कम होती जाती है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ये कहता है कि जब आपका नॉन करंट एसेट अपनी फुल कैपेसिटी पे, फुल इफेक्टिवनेस पे काम कर रहा है, तो उस वक्त आप उस पर ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करो, और जैसे जैसे उसकी इफेक्टिवनेस कम होती जा रही है वैसे वैसे आपकी डेप्रिसिएशन का चार्ज जो है वो भी कम होता जाएगा। तो काफी रियलिस्टिक अप्रोच है ये, और इसी अप्रोच को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी कंपनीज अपने एसेट को रिड्यूसिंग बैलेंस के थ्रू ही डेप्रिशिएट करती हैं। इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे की जाती है। अगर आपने कोई नया एसेट खरीदा है, फॉर एग्जांपल अगर आपका एसेट अभी एयर 1 में है, तो एयर 1 में डेफिनेटली आपने अपने एसेट को रखा होगा कॉस्ट पे। तो कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं जो भी डेप्रिसिएशन रेट है। जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, तो हमारी कॉस्ट थी 5 मिलियन, और डेप्रिसिएशन रेट मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल 10% है, तो मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हो गया पहले साल का? 5 लाख। ये चीज समझ आती है। लेकिन जब हम सब्सिक्वेंट ईयर्स पे जाते हैं, जब हम फॉलोइंग ईयर्स पे जाते हैं, तो फिर हम बुक वैल्यू के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एज पर द बुक वैल्यू। अब जैसे इसमें बुक वैल्यू कितनी आ रही है मेरी? 4325,000। तो मैं जो बुक डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा वो कैसे करूंगा? 4325,000 मल्टीप्लाई बाय जो भी डेप्रिसिएशन का रेट है, वो अभी देख लेते हैं, आगे सवाल में हमारे पास गिवन होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। In the last annual general meeting, the new CFO has argued over the depreciation method of the new production plant. He suggested that since the plant is more efficient in the early years of the production and has the capacity of producing more units than the later years, the depreciation charge in the early years should be more than the later years. The BOD agreed. BOD is basically Board of Directors.
The BOD agreed over the suggestions and decided to change its depreciation method from straight line to DBL. SLN represents straight line and DBL represents diminishing balance method. For the following years, the standard rate of depreciation for such production plant is 10% per annum. हमारे काम की क्या चीज़ है इस पूरे सवाल में? एक कि हम SLN से DBL पे जा रहे हैं और स्टैंडर्ड रेट जो है वो 10% पर एनम है फॉर सच प्रोडक्शन प्लांट. बस. Calculate depreciation expense for year 456. Calculate accumulated depreciation for year 456. Calculate net book value या carrying value for year 456. Prepare extract from income statement and balance sheet और general entries. Entries का मैंने आपको कहा था जब आगे जाके हम डबल एंट्रीज पढ़ेंगे तो आप खुद इसमें बना सकते हो. एंट्रीज कोई इतनी मुश्किल नहीं है. अच्छा, अब अगर मुझे एयर 4 की डेप्रीसिएशन निकालनी है, मैं क्योंकि अपना एसेट जो है वो पहले एयर से स्टार्ट नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है, तो मैं सब्सिक्वेंट एयर पे आ रहा हूँ. मैंने एयर 3 तक जो भी वर्किंग की थी उसमें मेरी नेट बुक वैल्यू आ रही थी 4325,000. अगर इसके हिसाब से मैं 10% डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करता हूँ तो ये बन जाती है 432500. तो एयर 4 का जो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है मेरे पास वो कितना आ गया? 432500. अब इसी तरीके से हम एयर 4 की बुक वैल्यू भी निकाल लेंगे. बुक वैल्यू कैसे निकाली जाती है मैंने आपको बताया था. प्रीवियस ईयर की बुक वैल्यू माइनस करंट ईयर की डेप्रीसिएशन. तो 4325,000 हमारी प्रीवियस ईयर की बुक वैल्यू थी, 432500 हमारी करंट ईयर की डेप्रीसिएशन है. तो हमारे पास बुक वैल्यू कितनी आ गई? एयर 4 की बुक वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3892,500. और ये हमने कैसे निकाली? इसकी वर्किंग ये रही 4325,000 माइनस 432500. जब हमने ये वर्किंग की तो हमारे पास क्या आ गया? एयर 4 की नेट बुक वैल्यू आ गई. यहां तक सबको समझ आता है? अब एयर 5 और एयर 6 पे चलते हैं. मैं यहाँ पे फिर वही चार्ट बना रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए. एयर 4, एयर 5, एयर 6. डेप्रीसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, नेट बुक वैल्यू. ये आ जाएगा यहाँ पे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, सॉरी ये आ जाएगा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ये आ जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन और ये आ जाएगी यहाँ पे नेट बुक वैल्यू. एयर 4, एयर 5, एयर 6. एयर 4 की डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा है हमारे पास? 432500. एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हमारी एयर 3 के एंड में कितनी थी? 675,000. 675,000 प्लस 432500. तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हमारे पास कितनी आ गई अभी? 11,07500. और नेट बुक वैल्यू हमारे पास एयर 4 के एंड में कितनी आ गई? 3892,500. 3892,500. ये शायद जो है थोड़ा सा इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए समझने में. मैं इसको यहाँ से रेड पे लिख रहा हूँ. 3892,500. अब इसी तरीके से हम करेंगे एयर 5 में. एयर 5 की डेप्रीसिएशन में कैसे निकालूंगा? एयर 5 की डेप्रीसिएशन में निकालूंगा 3892,500 या जो एयर 4 में बुक वैल्यू आ रही है इसका 10%. ये आ जाएगा मेरे पास 389250.
और फिर इसमें से मैं माइनस कर दूंगा जो लास्ट ईयर की बुक वैल्यू थी। तो मेरे पास बुक वैल्यू कितनी आ गई? 350325 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालूंगा अब मैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई मेरे पास 1496750। यहां तक अब हम एयर 6 की बुक में एयर 6 की डेप्रिसिएशन निकालेंगे। एयर 6 की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? एयर 5 की बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10%। एयर 5 की बुक वैल्यू है 3503250। तो एयर 6 की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? 3503250 मल्टीप्लाई बाय 10%, दैट इज 350,325। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? एयर 5 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एयर 5 तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस एयर 6 की डेप्रिसिएशन। तो ये हो जाएगी हमारे पास 350,325 ऐड कर देंगे 1496750 में, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1847075। और इसका अब बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? दो तरीके हैं। या तो एयर 5 की बुक वैल्यू में से एयर 6 की डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, आपके पास एयर 6 की बुक वैल्यू आ जाएगी, या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दें कॉस्ट में से, तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 3152925। तो हमारे पास तीनों चीजें आ गई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू, हमारे पास तीनों चीजें आ गई फॉर एयर 4, एयर 5, एयर 6। अब हमें बनाने हैं एक्सट्रैक्ट। मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था कि इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी कॉन्ट्रा एसेट है, तो ये एसेट्स में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स को क्रेडिट कर देगी, और बुक वैल्यू जो है ये आपकी कैरिंग वैल्यू है, ये एसेट की कैरिंग वैल्यू आ जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। आई बिलीव यहां तक सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई भी मसला होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। अब यहां पर एक चीज है जो समझने वाली है, वो जरा समझिएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज किस तरीके से करनी है, ये प्योरली डिपेंड करता है एंटिटी के ऊपर। ये प्योरली किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंटिटी के ऊपर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेगा। एक एंटिटी डिसाइड कर सकती है कि उसने फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है या प्रो रेटा बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। स्टैंडर्ड आपको कहता है ये आपकी मर्जी है, एंटिटी की मर्जी है, लेकिन तरीके दो बताए हैं। या तो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूं उतने महीने की जितने महीने मैंने एसेट इस्तेमाल किया है। एंटिटी कैन चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट ऑन प्रो रेटा बेसिस। प्रो रेटा बेसिस का क्या मतलब है? जितने महीने मैंने एसेट इस्तेमाल किया उतने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। यहां पर दूसरा तरीका क्या है? और कैन चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन एट द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड नो डेप्रिसिएशन एट द ईयर ऑफ डिस्पोजल। जिस साल मैंने एसेट एक्वायर किया, जिस साल मैंने एसेट खरीदा, उस साल की फुल ईयर चार्ज कर दो डेप्रिसिएशन, और जिस साल मैंने बेचा उस साल कुछ भी चार्ज ना करो। हमारे पास ये भी एक तरीका है। ज्यादातर कंपनीज प्रो रेटा के बजाय इस वाली पॉलिसी पे जाती हैं कि जिस साल खरीदा है उस साल फुल ईयर चार्ज करो, और जिस साल बेचा है उस साल बिल्कुल चार्ज नहीं करो। अगर हम प्रो रेटा पे जाएं तो ये ज्यादा फायदेमंद है, जितना इस्तेमाल किया उतना चार्ज करो। लेकिन अक्सर कंपनीज ऐसी होती हैं जो प्रो रेटा के बजाय दूसरी पॉलिसी पे जाना पसंद करती हैं, और एग्जामिनर भी ज्यादातर इसी चीज पे खेलता है आपके साथ।
एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है ये इस पूरे टॉपिक का, कि जिस साल मैंने जिस साल मैंने एसेट खरीदा उस साल की पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज करो, और जिस साल बेचा उस साल की 1 रुपया भी चार्ज नहीं करो। अब अगर आपने एसेट 1 जनवरी को बेचा है तो आपकी गलती है। 1 जनवरी को क्यों बेचा आपने? आप 31 दिसंबर को बेचते, आप 30 दिसंबर को बेचते तो 1 रुपया भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। रियलिस्टिक अप्रोच रख के देखते हैं, देखिए अगर हम 30 दिसंबर को बेचते तो वो भी ईयर एंड हो जाता है, तो उस साल भी डेप्रिसिएशन पूरी चार्ज होगी। लेकिन अगर कोई मिड ऑफ द ईयर बेचता है और एंड ऑफ द ईयर खरीदता है, अब सोचें उसको कितना फायदा है प्रो रेटा पे। 1 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज की जिस साल खरीदा है, और 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज की जिस साल बेचा है। 5 महीने खा गया वो डेप्रिसिएशन के। जबकि अगर वो फुल ईयर डेप्रिसिएशन पे जाता तो जिस साल खरीदा था, फॉर एग्जांपल नवंबर में खरीदा है, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाता, तो उसको 5 महीने की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन देनी पड़ती, जो वो नहीं दे रहा। खैर, एग्जामिनर इस चीज पे बहुत खेलता है, तो इस टॉपिक को जरा समझिएगा। मैं आपको इसका एक सवाल करवा भी देता हूं। अब अगर मैं बात करूं, जैसे हमने ये प्लांट खरीदा था नया, हमने ये प्लांट खरीदा, फॉर एग्जांपल हमने ये प्लांट खरीदा था 1 अक्टूबर को, जिसकी टोटल कॉस्ट थी 5 मिलियन। जिसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी? 5 मिलियन। रेजिडुअल वैल्यू थी 5 लाख, और 20 साल इसकी यूजफुल लाइफ थी। तो हमारी 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी बन रही थी? 225000 बन रही थी। अब अगर मैं प्रो रेटा पे बात करूं तो मैंने 1 अक्टूबर को खरीदा है, मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। तो अक्टूबर से दिसंबर तक मेरे पास कितने महीने आ रहे हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने आ रहे हैं। तो ये 225000 डिवाइडेड बाय मैं कर दूंगा 12 महीने, क्योंकि ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन है। और क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 महीने इस्तेमाल हो रहा है ये एसेट, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा। तो मेरी इस साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितनी आ गई? 56,250। ये चीज समझ आती है? और लेट्स जस्ट से मैंने 2 साल इस्तेमाल करने के बाद तीसरे साल में 31 मार्च को बेच दिया। 31 मार्च को मैंने बेच दिया, तो मैंने कितने महीने इस्तेमाल किया? चले 31 मार्च नहीं, इसको एक काम करते हैं, हमने 30 अप्रैल को एसेट बेच दिया। अब क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन यूज कर रहा हूं, तो तीसरे साल की भी फुल ईयर डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 225000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये हो जाएगी टोटल 75,000 डेप्रिसिएशन। अब अगर मैं कहता कि मैं फुल ईयर चार्ज करूंगा डेप्रिसिएशन एट द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड 0 डेप्रिसिएशन एट द ईयर ऑफ डिस्पोजल, तो मैंने जो अक्टूबर में एसेट खरीदा है, इंस्टेड ऑफ 3 महीने में पूरे साल की चार्ज करता उस पर डेप्रिसिएशन। और मैंने एसेट बेचा कब? 30 अप्रैल को। मैंने 4 महीने इस्तेमाल किया एसेट, तो शुरू के 3 महीने, आखिर के 4 महीने, मैंने 7 महीने एसेट इस्तेमाल किया। जबकि डेप्रिसिएशन मैंने कितनी लगाई? 12 महीने की। तो मैं कह सकता हूं मैंने 5 महीने की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगा दी थी प्रो रेटा बेसिस पे, फुल ईयर डेप्रिसिएशन पे। और अगर मैं प्रो रेटा पे चलता तो जितने महीने इस्तेमाल किया उतने की लगाई। ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है। 7 महीने इस्तेमाल किया ना, 2 साल और 7 महीने इस्तेमाल किया, तो मैंने डेप्रिसिएशन भी लगाई 2 साल और 7 महीने की। यह ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है या नहीं? बावजूद इसके बहुत सारी कंपनीज किस पे चलती हैं कि जिस साल खरीदा उस साल पूरी डेप्रिसिएशन लगाओ, और जिस साल बेच रहे हो उस साल 0 डेप्रिसिएशन लगाओ। यहां तक सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा अगला जो एरिया है वो है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। देखो बेटा, बहुत इजी सा एरिया है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो वो डेबिट हो जाता है। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो वो डेबिट हो जाता है। यहां पे मैंने अपने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, और ये एक्सपेंस क्योंकि मेरे एसेट को डैमेज कर रहा है, ये एक्सपेंस मेरे एसेट को डैमेज कर रहे हैं। ये मैं यूं कह लूं कि मेरा एसेट जैसे जैसे कम हो रहा है वो एक्सपेंस आउट होता जा रहा है। लेकिन मैं डायरेक्टली नॉन करंट एसेट यहाँ पे नहीं लिख सकता, तो मैं इसके अगेंस्ट क्रेडिट कर देता हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है कॉन्ट्रा एसेट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? कॉन्ट्रा एसेट है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो भी टी अकाउंट बनता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। वो क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड। जबकि हमें पता है कि एक्सपेंस जितने भी होते हैं वो जिस साल हुए हैं उसी साल खत्म हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। बट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्योंकि कॉन्ट्रा एसेट है, कॉन्ट्रा एसेट हमेशा कैरी फॉरवर्ड होगा जब तक कि मैं या तो अपना मेजरमेंट का मॉडल चेंज कर लूं, जब तक मैं अपना रिकग्निशन या मेजरमेंट का मॉडल चेंज ना करूं, या जब तक मैं एसेट को डिस्पोज ऑफ ना कर दूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। अगर मैं अपना मेजरमेंट का मॉडल चेंज कर लेता हूं, मैं कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन पे आ जाता हूं, तो मैंने अपना पूरा एसेट रीसेट कर दिया। और जब मैंने अपना पूरा एसेट रीसेट कर दिया तो पुराना जो भी था सब खत्म, अब सब कुछ नए सिरे से होगा, वरना कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। अभी आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। या जब मैं अपना एसेट डिस्पोज कर दूं, बेच दूं, तो पुराना जो भी था सब खत्म, अब नए सिरे से होगा नए एसेट का काम। ये चीज समझ आती है सबको? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ आगे क्या होता है, अब जरा दूसरी एंट्रीज की समझिएगा। दूसरी एंट्रीज की कुछ इस तरीके से बनती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और नॉन करंट एसेट क्रेडिट। ये आपकी दूसरी एंट्री बनती है जब आप अपने एसेट को कम कर देते हो और बुक वैल्यू पर ले आते हो। इन अदर वर्ड्स अगर मैं बात करूं तो दिस इज द नेट बुक वैल्यू। जिस तरीके से आप नेट बुक वैल्यू निकालते हो उसके पीछे की डबल एंट्री ये है। नेट बुक वैल्यू के पीछे की डबल एंट्री ये है। जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो आप डेबिट कर देते हो और नॉन करंट एसेट को आप क्रेडिट कर देते हो। यहां तक कोई मसला? अब हमारा